तो देखिए आप कैसे स्टेप को याद रखेंगे। द्विकर्ण तंत्र के लिए क्या करेंगे, आप कुल बल ज्ञात करेंगे। कुल बल क्या है, आंतरिक बलों का योग तो शून्य हो गया, बाह्य बलों के योग के बराबर होगा। बाह्य बलों का जो योग है वो बाह्य बलों के योग का जो कुल योग अपने पास आ रहा है एफ फैक्टर इजिकल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। बाह्य बल है क्या, रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर है। रेखीय संवेग में परिवर्तन दर में जो मान आ रहा है यानी कि F फैक्टर इजिकल टू D अपॉन में dt P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर। फिर P1 और P2 की वैल्यू रख दीजिए M1 V1 वेक्टर प्लस M2 V2 वेक्टर। फिर इसके बाद P1 और P2 की वैल्यू रखने के बाद आप V की वैल्यू पुट कर दीजिए dr1 वेक्टर अपॉन में dt एंड V2 वेक्टर इजिकल टू dr2 वेक्टर अपॉन में dt। फिर ये वैल्यू रखने के बाद फिर आप क्या करेंगे, इक्वेशन जो अपने पास आ रही है उसको M1 प्लस M2 से गुणा भाग कर दीजिए दाएं पक्ष को। दाएं पक्ष को M1 प्लस M2 से गुणा भाग करने के बाद उस M1 प्लस M2 को बाईं ओर आप जब ला रहे हैं तो आप देखेंगे कुल बल बटे कुल द्रव्यमान, कुल बल बटे कुल द्रव्यमान, ये क्या बन गया है अपने पास, त्वरण। ये राशि क्या बन गई है आपकी, त्वरण। तो त्वरण क्या होता है, d2r वेक्टर अपॉन में dt स्क्वायर। यही तो मेरे पास इक्वेशन आ रही है, यहां देखो d2r वेक्टर अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू d2 अपॉन dt स्क्वायर m1 r1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर। ये मेरे पास इक्वेशन आ रही है। अब इसी इक्वेशन से देखो मेरे पास क्या इक्वेशन बन गई, दोनों को कंपेयर करेंगे आप तो यहां मेरे पास समीकरण आ रही है R वेक्टर इज इक्वल टू M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर अपॉन में M1 प्लस M2। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई है द्रव्यमान केंद्र की स्थिति ज्ञात करने की। तो ये क्या कह सकता हूं मैं कि यही द्विकर्ण तंत्र के द्रव्यमान केंद्र की क्या है, स्थिति है। ये जो इक्वेशन आई है यही द्विकर्ण तंत्र के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति है। यही द्विकर्ण तंत्र के द्रव्यमान केंद्र की क्या है अपने पास, स्थिति है। तो अपन यूं कह सकते हैं इसलिए द्विकर्ण तंत्र के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति, इसे रिप्रेजेंट कर देंगे RCM से। CM का मीन्स है सेंटर ऑफ मास, और ये अपने पास फाइनल फॉर्मूला हो गया है M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर अपॉन में M1 प्लस M2। ये लो, ये द्विकर्ण तंत्र के किसी निकाय के लिए द्रव्यमान केंद्र की स्थिति का क्या आ गया है, मेरे पास फॉर्मूला आ गया है। ये लो, द्विकर्ण तंत्र के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति का मेरे पास ये फॉर्मूला आ गया है, ये अपन को याद रखना है। तो देखो यहां अपन ने इसकी द्विकर्ण तंत्र के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति का फॉर्मूला अपन ने डिराइव कर लिया है। अब अपन बात करेंगे इसकी स्पेशल स्थितियां, यानी विशेष केस क्या क्या बन सकते हैं, उनको अपन अब डिस्कस करेंगे। देखिए भाई, विशेष स्थितियां, या आप इसे कह दीजिए स्पेशल केसेस। इसमें नंबर वन ये कह दें, यदि कण तंत्र मूल बिंदु पर स्थित हो तो यदि कण तंत्र मूल बिंदु पर स्थित हो तो
अगर कण तंत्र मूल बिंदु पर स्थित है तो ऐसी स्थिति के अंदर RCM वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, 0। तो देखो इसलिए 0 इज इक्वल टू M1 R1 वेक्टर, इसी फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं, M2 R2 वेक्टर अपॉन में M1 प्लस M2, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर इज इक्वल टू 0। इसके आगे के स्टेप्स को अपन यहां देख रहे हैं। तो देखो यहां मेरे पास ये इक्वेशन आ गई है। इस इक्वेशन से मैं क्या कह सकता हूं, इस इक्वेशन के बेस पर मैं ये कह सकता हूं कि भाई M1 वेक्टर M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर इज इक्वल टू 0 आ गया। तो मैं क्या क्या कह सकता हूं कि कण मूल बिंदु पर स्थित द्रव्यमान केंद्र के परितः पहले कण का, यह कह सकते हैं द्रव्यमान आघूर्णों का सदिश योग क्या है, 0 है। यानी कि यूं कह सकते हैं द्रव्यमान केंद्र के परितः पिंड के सभी कणों के द्रव्यमान आघूर्णों का योग क्या होता है, 0 होता है। तो आप ये कह देते हैं अतः द्रव्यमान केंद्र के परितः या उसके सापेक्ष, अतः द्रव्यमान केंद्र के परितः पिंड के सभी कणों के द्रव्यमान आघूर्णों, पिंड के सभी कणों के द्रव्यमान आघूर्णों का सदिश योग शून्य होता है। ये बात क्लियर हो गई। अब इसी को देखो और थोड़ा सा अपन मॉडिफाइड और कर लें तो आप क्या पाएंगे, देखो M1 R1 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस M2 R2 वेक्टर, या इसके चलो मॉडुलस ले लें, M1 R1 वेक्टर M2 R2 वेक्टर। अगर मॉडुलस या मापांक अपने ले लिया है तो ये इक्वेशन ये बन गई है भाई, M1 R1 इज इक्वल टू M2 R2, या इसे आप कह सकते हैं M1 अपॉन में M2, या यूं कह सकते हैं, या इसी रिजल्ट को यूं भी कह दो आप, एक ही बात है कि मूल बिंदु पर स्थित द्रव्यमान केंद्र के परितः पहले कण का द्रव्यमान आघूर्ण दूसरे कण के द्रव्यमान आघूर्ण के क्या होता है, बराबर होता है। तो आप यूं कहते हैं अतः कहा जा सकता है कि मूल बिंदु पर स्थित अतः कहा जा सकता है कि मूल बिंदु पर स्थित द्रव्यमान केंद्र के परितः मूल बिंदु पर स्थित द्रव्यमान केंद्र के परितः पहले कण का द्रव्यमान आघूर्ण, परितः पहले कण का द्रव्यमान आघूर्ण, पहले कण का द्रव्यमान आघूर्ण दूसरे कण के द्रव्यमान आघूर्ण के बराबर होता है। पहले कण का द्रव्यमान आघूर्ण दूसरे कण के द्रव्यमान आघूर्ण के क्या होता है, बराबर होता है। एक कॉन्सेप्ट और अपन इसमें और क्लियर कर सकते हैं, देखो कैसे, M1 R1 इज इक्वल टू M2 R2 से, इसी इक्वेशन से देखें आप, इसमें मैं क्या कह सकता हूं कि R1 अपॉन में R2 इज इक्वल टू M2 अपॉन में M1। बताओ यही इक्वेशन बन रही है। अगर इस फॉर्मेट में है तो आप कह सकते हो R इज प्रोपोर्शनल 1 अपॉन में M,
या आप कह दीजिए m इज प्रोपोर्शनल 1/r। यानी कि भारी जो कण होगा, भारी कण की स्थिति द्रव्यमान केंद्र के क्या होगी, निकट होगी। भाई यही तो स्थिति बन रही है। मैं क्या कह सकता हूं, R1/r2 इजिकल टू M2/m1, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, R इज प्रोपोर्शनल। यानी कि भारी कण, यानी जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसके लिए R क्या होगा, कम होगा। यानी भारी कण की स्थिति तो द्रव्यमान केंद्र के क्या होगी, निकट होगी, और हल्के कण की स्थिति द्रव्यमान केंद्र से क्या होगी, दूर होगी। चलो इस कॉन्सेप्ट को भी अपन लिख लें जो अपन ने अभी अभी समझ लिया है। देखो क्या अपन कह दें, तो अपन यो कह सकते हैं कि अर्थात द्विकण तंत्र में, अर्थात द्विकण तंत्र में, अर्थात द्विकण तंत्र में भारी कण की स्थिति, भारी कण की स्थिति, अर्थात द्विकण तंत्र में भारी कण की स्थिति द्रव्यमान केंद्र के निकट होगी। कण की स्थिति द्रव्यमान केंद्र के निकट होगी, द्रव्यमान केंद्र निकट होगी, जबकि हल्के कण की स्थिति, जबकि हल्के कण की स्थिति द्रव्यमान केंद्र से दूर होगी। ये लो, ये अपने पास ये कॉन्सेप्ट भी अपन ने जो है क्लियर कर लिया है। अब स्पेशल केस में नंबर सेकंड अपन बात कर रहे हैं, समान द्रव्यमान वाले कणों से अगर कोई तंत्र बना हो तो उसके लिए क्या पॉइंट अपन अप्लाई कर सकते हैं। तो नंबर सेकंड जो पॉइंट मैं इसके अंदर लेके जा रहा हूं वो है कि अगर समान द्रव्यमान वाले कणों से बने, समान द्रव्यमान वाले कणों से बने, समान द्रव्यमान वाले कणों से बने द्विकण तंत्र के, द्विकण तंत्र के, समान द्रव्यमान वाले कणों से बने द्विकण तंत्र के, द्विकण तंत्र के, समान द्रव्यमान वाले कणों से बने द्विकण तंत्र के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति, तंत्र के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति, ये अपन चेक करते हैं। देखो अब देखो द्रव्यमान केंद्र की स्थिति क्या होगी, ये अपन पढ़ चुके हैं। RCM वेक्टर इज इक्वल टू M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर अपॉन में M1 प्लस M2। अब यहां क्वेश्चन में क्या कहा है अपन ने कि इनका द्रव्यमान क्या है, समान है। चूंकि M1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू M हो, तो अगर इनका द्रव्यमान समान हो तो देखो RCM वेक्टर इज इक्वल टू, इक्वेशन क्या बनेगी मेरे पास, M R1 वेक्टर M R2 वेक्टर M प्लस M, यानी कि RCM वेक्टर इज इक्वल टू, M को ऊपर आपने कॉमन ले लिया है, R1 वेक्टर R2 वेक्टर अपॉन में M ये क्या हो गया है 2M, M से M कैंसिल आउट हो गया। RCM वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर अपॉन में 2, ये लीजिए,
ये इक्वेशन आ गई है। अब ये इक्वेशन क्या कह रही है? ये इक्वेशन ये कह रही है कि जो समान द्रव्यमान के कण होते हैं उन कणों का द्रव्यमान केंद्र उन कणों को मिलाने वाली जो रेखा है उसके मध्य बिंदु पर क्या होता है? स्थित होता है। ये कॉन्सेप्ट और अपन ने देख लिया है। देखो अपन ने दो केस इसके जान लिए हैं। पहला केस अपन ने जान लिया था कि अगर मूल बिंदु पर द्रव्यमान केंद्र है तो क्या आ रहा है। दूसरा अपन ने जाना है समान द्रव्यमान का हो। तीसरा अपन जानेंगे कार्तीय निर्देशांक पद्धति के रूप में द्रव्यमान केंद्र की स्थिति। तो पहले अपन इन दो को पूरा कर लें, फिर अपन नंबर 3 की इसमें बातें करेंगे। तो देखिए आप क्या कह सकते हैं, अर्थात देखिए भाई इससे आगे के पॉइंट का रिजल्ट मैं यहां लिख रहा हूं इस ओर। अर्थात दो समान द्रव्यमान के कणों का, अर्थात दो समान द्रव्यमान के कणों का द्रव्यमान केंद्र के कणों का द्रव्यमान केंद्र, अर्थात दो समान द्रव्यमान के कणों का द्रव्यमान केंद्र, द्रव्यमान केंद्र उन कणों को केंद्र उन कणों को उन कणों को मिलाने वाली, उन कणों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर स्थित होता है। उन कणों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर स्थित होता है। ये देखो दो कॉन्सेप्ट या अपन यो कह सकते हैं दो स्थितियां अपन ने इसमें जान ली है। अब है तीसरी स्थिति, वो है कार्तीय निर्देशांक पद्धति के रूप में द्रव्यमान केंद्र, जो अपन डिस्कस करते हैं इसके बाद। अगर आप इसे नोट कीजिए, देखिए अपन इसके अंदर जो चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे थे उसमें अपन जान रहे थे कि दृढ़ पिंडों में कौन कौन सी गति हो सकती है। तो पहली अपन ने जानी थी स्थानांतरण गति, नंबर बी फिर अपन ने जानी थी, नंबर ए पर स्थानांतरण गति, नंबर बी पर अपन ने जानी थी घूर्णन गति। और घूर्णन गति की अपन ने कुछ विशेषताएं भी यानी रोटेशनल मोशन की कुछ विशेषताएं भी लिख ली। फिर मैंने एक बात बताई थी कि अगर घूर्णन गति में किसी अक्ष के सहारे गति होती है, अगर अक्ष भी घूमने लग जाए तो अब ये गति कहलाती है लौटनी गति। तो नंबर सी अपन बात करेंगे इसमें लौटनी गति की। लौटनी गति, रोलिंग मोशन। देखो यहां इस पॉइंट के अंदर तो अपन केवल लौटनी गति को परिभाषित कर रहे हैं कि लौटनी गति है क्या। वैसे अपन इसी चैप्टर के एंड में लौटनी गति को अपन विस्तार से समझेंगे और डिटेल से इसको समझेंगे कि लौटनी गति के अंदर क्या क्या है, शुद्ध लौटनी गति क्या होती है, लौटनी गति में घर्षण क्या है, इसके बारे में इसी चैप्टर के एंड में अपन डिस्कस करेंगे। यहां अपन केवल इसको परिभाषित कर रहे हैं। परिभाषित ये कर सकते हैं कि अपन सिंपल डेफिनेशन ये कह सकते हैं, जब कोई वस्तु स्थानांतरण गति के साथ साथ घूर्णन गति भी करती है तब इसे अपन लौटनी गति कहते हैं। तो अपन क्या कह सकते हैं, जब कोई वस्तु स्थानांतरण, जब कोई वस्तु स्थानांतरण गति के साथ साथ जब कोई वस्तु स्थानांतरण गति के साथ साथ घूर्णन के साथ साथ घूर्णन गति भी करती है,
जब कोई वस्तु स्थानांतरण गति के साथ साथ घूर्णन गति भी करती है तब इसे लौटनी गति कहते हैं। तब इसे लौटनी गति कहते हैं। अर्थात लौटनी गति हुई क्या, तो अपन यूं कह सकते हैं अर्थात लौटनी गति इज इक्वल टू स्थानांतरण गति प्लस घूर्णन गति, यानी कि स्थानांतरण गति और घूर्णन गति का जो मिश्रण है वाकई में वही क्या है, लौटनी गति है। अपन यो भी कह सकते हैं घूर्णन गति में अगर अक्ष भी घूमती है तो गति लौटनी गति बन जाती है। तो देखो यदि घूर्णन गति में अक्ष भी घूमती है तो वह लौटनी गति बन जाती है। अब लौटनी गति के उदाहरण और लिख लेते हैं। बस अपन यहां केवल इतना सा ही लिख रहे हैं, इसकी डेफिनेशन अपन ने दे ली है, इसका एग्जाम्पल अपन ने लिख लिया है। डिटेल अपन इसी चैप्टर के एंड में अपन डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसके एग्जाम्पल्स अपन क्या क्या दे सकते हैं। सिंपल से एग्जाम्पल, सड़क पर साइकिल के पहिए की गति, सड़क पर साइकिल के पहिए की गति, एक एग्जाम्पल ये हो गया। समतल मैदान पर फुटबॉल की गति, समतल मैदान पर फुटबॉल की गति, इत्यादि। ये अपने पास लौटनी गति के क्या है, एग्जाम्पल है। तो यहां अपन ने जान लिया है कि दृढ़ पिंड में कौन कौन सी गति हो सकती है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो कंटेंट या नेक्स्ट जो टॉपिक अपन इसमें स्टडी करने जा रहे हैं वो है द्रव्यमान केंद्र यानी सेंटर ऑफ मास। अब द्रव्यमान केंद्र या सेंटर ऑफ मास होता क्या है, किसी भी पिंड का वह केंद्र जहां अपन संपूर्ण पिंड का द्रव्यमान क्या मान लें, केंद्रित मान लें, उसे ही अपन द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। या यूं कह सकते हैं जिसके परितः संपूर्ण पिंड के द्रव्यमान आघूर्णों का सदिश योग शून्य होता है वही क्या है, द्रव्यमान केंद्र। तो क्या डेफिनेशन दी मैंने, दो मैंने परिभाषाएं बता दी कि किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है जहां संपूर्ण पिंड का द्रव्यमान केंद्रित माना जा सकता है, अथवा किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु है जिसके परितः संपूर्ण पिंड के द्रव्यमान आघूर्णों का, आघूर्ण शब्द का मतलब होता है घूर्णन से लंबवत दूरी का गुणनफल, यानी द्रव्यमान आघूर्ण का मतलब द्रव्यमान इंटू द्रव्यमान की घूर्णन से लंबवत दूरी का गुणनफल। इनका द्रव्यमान आघूर्णों का सदिश योग क्या होता है, वहां शून्य होता है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक अपन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है द्रव्यमान केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ मास। और ध्यान रहे लौटनी गति अपन को विस्तार से पढ़नी है इसी चैप्टर के एंड में। यहां अपन ने केवल इसकी डेफिनेशन दी है। स्थानांतरण गति अपन पहले के चैप्टरों में पढ़ चुके हैं। देखिए अब अपन पढ़ने जा रहे हैं इसके अंदर द्रव्यमान केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास भाई मैंने अभी परिभाषा दी कि किसी पिंड का वह बिंदु जहां संपूर्ण पिंड का द्रव्यमान केंद्रित माना जा सके द्रव्यमान केंद्र कहलाता है।
किसी पिंड का वह बिंदु जहां संपूर्ण पिंड का, किसी पिंड का वह बिंदु जहां संपूर्ण पिंड का द्रव्यमान केंद्रित माना जा सके। किसी पिंड का वह बिंदु जहां संपूर्ण पिंड का द्रव्यमान केंद्रित माना जा सके, द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। एक डेफिनेशन तो अपने पास ये है, एक अपन यूं भी कह सकते हैं अथवा करके, यूं भी कह सकते हैं किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु है किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु है, किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु है जिसके परितः या यूं कह सकते हैं जिसके सापेक्ष, जिसके परितः पिंड के सभी कणों के, जिसके परितः पिंड के सभी कणों के द्रव्यमान आघूर्णों का, जिसके परितः पिंड के सभी कणों के द्रव्यमान आघूर्णों का, द्रव्यमान आघूर्ण से तात्पर्य है द्रव्यमान और लंबवत दूरी का गुणनफल, जिसके परितः पिंड के सभी कणों के द्रव्यमान आघूर्णों का, द्रव्यमान आघूर्णों का सदिश योग शून्य होता है। क्या कहा? किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु है जिसके परितः पिंड के सभी कणों के द्रव्यमान आघूर्णों का सदिश योग क्या होता है? शून्य होता है। ये डेफिनेशन अपन दे दी है। अब इसको अपन ये ले सकते हैं, देखो उदाहरण के लिए अपन किसी एक पिंड का देख लें अपन, उदाहरण के लिए पूरी लैंग्वेज अपन लिख रहे हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी पिंड के द्रव्यमान केंद्र, उदाहरण के लिए यदि किसी पिंड का, उदाहरण के लिए यदि किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र, उदाहरण के लिए यदि किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र चित्रानुसार बिंदु O पर मान लिया जाए, बिंदु O पर मान लिया जाए, चित्रानुसार बिंदु O पर मान लिया जाए, तो देखिए भाई, तो क्या अपन ले सकते हैं? तो देखिए भाई, ये मैं कोई अनियमित आकार का कोई एक दृढ़ पिंड ले लेता हूं, ये ले लिया। अब देखिए भाई, 1 2, ये बिंदु O है, एक कण यहां रहा जिसका द्रव्यमान m1 है, स्थिति सदिश स्मॉल r1 वेक्टर है, m2 द्रव्यमान स्मॉल r2 वेक्टर, m3 द्रव्यमान r3 वेक्टर, m4 द्रव्यमान r4 वेक्टर,
M5R5 वेक्टर। अब देखो, उदाहरण के लिए यदि किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र चित्रानुसार बिंदुओं पर मान लिया जाए तो यहां पर द्रव्यमान आघूर्णों का सदिश योग क्या होगा? शून्य। द्रव्यमान आघूर्ण से तात्पर्य द्रव्यमान इंटू घूर्णन अक्ष लंबवत दूरी का क्या होगा? गुणनफल हो गया। अर्थात मान लिया जाए तो M1R1 वेक्टर प्लस M2R2 वेक्टर डैश डैश प्लस MNRN वेक्टर इज इक्वल टू 0, या मैं इसे कह सकता हूं सिग्मा MR वेक्टर इज इक्वल टू 0। सभी द्रव्यमान आघूर्णों का सदिश योग वहां क्या होगा? शून्य होगा। अब अपन ये देखो, ये अपन ने परिभाषा दे दी है कि द्रव्यमान केंद्र है क्या। द्रव्यमान केंद्र को अपन ने यहां परिभाषित कर दिया है। अब अपन ज्ञात करेंगे द्रव्यमान केंद्र की स्थिति। द्रव्यमान केंद्र की स्थिति द्विकण तंत्र के लिए भी ज्ञात करेंगे और बहुकण तंत्र के लिए भी अपन ज्ञात करेंगे, जिसमें n कण हो और एक में 2 कण हो, दोनों के लिए अपन ज्ञात करेंगे। उससे पहले कुछ अपन सामान्य बातें इसकी कर लेंगे कि द्रव्यमान केंद्र की स्थिति कहां हो सकती है या कहां द्रव्यमान केंद्र की स्थिति नहीं हो सकती। तो अब अपन नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है द्रव्यमान केंद्र की स्थिति। ये तो अपन ने इसकी परिभाषा दी है कि भाई द्रव्यमान केंद्र होता क्या है। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट अपन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है द्रव्यमान केंद्र की स्थिति, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। द्रव्यमान केंद्र की स्थिति, तो देखो भाई, द्रव्यमान केंद्र की स्थिति है वो पिंड की प्रकृति पर निर्भर करती है। हर पिंड के लिए द्रव्यमान केंद्र की स्थिति क्या है? अलग अलग है। कैसे है इसको अपन उदाहरण द्वारा समझें तो पहले अपन ये नोट कर लें कि द्रव्यमान केंद्र की स्थिति पिंड की प्रकृति, द्रव्यमान केंद्र की स्थिति पिंड की प्रकृति यानी नेचर ऑफ बॉडी, द्रव्यमान केंद्र की स्थिति पिंड की प्रकृति पर निर्भर करती है। पिंड की प्रकृति पर क्या करती है? निर्भर करती है। जैसे कि भाई पिंड कैसा है। अब देखो, जैसे के अंदर दो स्थिति अपन लेंगे। नंबर 1, अगर पिंड समांगी पिंड है यानी नियमित आकार का है तो देखो नंबर 1 समांगी पिंड, या अपन इसे कह सकते हैं नियमित आकार के पिंड। नियमित आकार के पिंड, समांगी पिंड या नियमित आकार के पिंड, ये जो पिंड होते हैं इनमें द्रव्यमान केंद्र समांगी पिंड में द्रव्यमान केंद्र ज्यामिति केंद्र होता है। में द्रव्यमान केंद्र ज्यामिति केंद्र होता है, यानी उसकी ज्यामिति पर ही यह होगा। यानी द्रव्यमान केंद्र, ध्यान रहे, समांगी पिंडों में कहां होता है? उसकी ज्यामिति पर ही होता है। ऐसे कौन कौन से हैं समांगी पिंड? तो इसमें उदाहरण में देखें अपन, जैसे ठोस गोला।
ठोस गोला, इसमें द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा? जैसे ठोस गोला है इसके यहाँ सेंटर में, ये इसका द्रव्यमान केंद्र हो गया। फिर अपन बात करें भाई त्रिभुज की, तो देखो त्रिभुज के लिए द्रव्यमान केंद्र उसके केंद्रक पर होगा। क्या कहते हैं अपन उसे? केंद्रक पर। किस तरह से अपन ले सकते हैं? वैसे ध्यान रहे कि ये अपन को वैसे प्रूफ भी करना है। अपने बुक के अंदर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जो कि इसी चीज को प्रूफ करवा रहा है, और यहां अपन प्रूफ करेंगे। इसका द्रव्यमान केंद्र यहां होता है भाई त्रिभुज के लिए। ये थोड़ा मैं और इसे डार्क कर देता हूं ताकि आपके लिए ये पॉइंट क्या रहे, स्पष्ट हो जाए। ये लो, ये द्रव्यमान केंद्र की स्थिति यहां होगी त्रिभुज के लिए। फिर अपन नेक्स्ट एग्जांपल देखें भाई शंकु की। शंकु, शंकु के लिए द्रव्यमान केंद्र देखो, इस शंकु का जो द्रव्यमान केंद्र होता है इसके शीर्ष से 3 यहां पर होगा, यानी इसकी जो हाइट है उसका 3/4 यानी 3/4 इसकी ऊंचाई की 3/4 पर, या यूं कह सकते हैं शंकु के आधार से h/4 पर। अपन इनकी सबकी वैल्यू लिखेंगे लास्ट में। डेरिवेशन अपने देनी रखी है इनकी, वैसे डेरिवेशन होती है, सिंपल डेरिवेशन है। फिर अपन बात करें किसके लिए, तो देखो तीनों का मैंने देख लिया है। गोले के लिए यहां हो गया, ठोस गोले के लिए त्रिभुज का कहां है? उसके केंद्रक पर द्रव्यमान केंद्र होगा। शंकु का द्रव्यमान केंद्र उसके शीर्ष से उसकी ऊंचाई का 3/4 यानी 3/4 पर, यह कह सकते हैं आधार से 1/4 ऊंचाई पर होगा। छड़ की अगर अपन बात करें तो देखो छड़ का द्रव्यमान केंद्र यहां होगा। ये छड़ है तो यहां ये इसका ये द्रव्यमान केंद्र की क्या आ गई है अपने पास, स्थिति आ गई है। यहां द्रव्यमान केंद्र होगा। तो अपन ने देखो मैंने क्या कहा, द्रव्यमान केंद्र की स्थिति जो है पिंड की प्रकृति पर निर्भर करती है। जैसे समांगी पिंड में द्रव्यमान केंद्र ज्यामिति केंद्र होता है। द्रव्यमान केंद्र ही क्या होता है? उसका ज्यामिति केंद्र होता है। फिर अगर अपन नंबर 2 बात करें, असमांगी पिंड। असमांगी पिंड या नियमित आकार के पिंड, ये तो थे नियमित आकार के पिंड, समांगी पिंड, और अब असमांगी पिंड यानी अनियमित आकार के पिंड। अनियमित आकार के पिंड, जो अनियमित आकार के पिंड हैं यानी असमांगी जो पिंड होते हैं, इनमें द्रव्यमान केंद्र कहीं भी हो सकता है। असमांगी पिंड में द्रव्यमान केंद्र कहीं भी हो सकता है। असमांगी पिंड में द्रव्यमान केंद्र कहीं भी हो सकता है। अब देखो ये अपन एक कॉमन बात लिख दी है। अब इसके अंदर कुछ पॉइंट द्रव्यमान केंद्र संबंधी कुछ पॉइंटों को मैं इसमें नोट लगा के लिख देता हूं। कैसे? देखो ये आप जनरली वैसे भी याद रखना। नोट के अंदर मैं फर्स्ट पॉइंट ये कह रहा हूं कि द्रव्यमान केंद्र पिंड के आयतन के बाहर भी उपस्थित हो सकता है। देखो नंबर फर्स्ट, द्रव्यमान केंद्र पिंड के आयतन के बाहर भी उपस्थित हो सकता है। तो पहला क्या क्या नोट में लिखा है मैंने कि द्रव्यमान केंद्र पिंड के आयतन के बाहर भी उपस्थित हो सकता है। जैसे वलय का द्रव्यमान केंद्र उसकी परिधि पर उपस्थित होता है। जैसे वलय का द्रव्यमान केंद्र
उसकी परिधि पर उपस्थित होता है। नोट में अपन सेकंड पॉइंट इसके अंदर लिख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट अपन नोट कर लिया कि द्रव्यमान केंद्र गुरुत्व केंद्र भी हो सकता है। अब देखो गुरुत्व केंद्र है क्या, द्रव्यमान केंद्र से उसका क्या कंपैरिजन है, वो टॉपिक अपन डिस्कस इसी चैप्टर में करेंगे। आगे गुरुत्व केंद्र के नाम से टॉपिक पढ़ेंगे। यहाँ केवल इतना सा लिख दें कि द्रव्यमान केंद्र गुरुत्व केंद्र भी हो सकता है। तो दो चीजें अपन को इस चैप्टर में पढ़नी है, एक तो गुरुत्व केंद्र भी आगे पढ़ना है और लोटनी गति को डिटेल से पढ़ना है इसी चैप्टर के एंड में। ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ केवल ये नाम आ रहा है कि द्रव्यमान केंद्र गुरुत्व केंद्र भी हो सकता है और नहीं भी। द्रव्यमान केंद्र गुरुत्व केंद्र हो सकता है और नहीं भी। जैसे कि अगर अपन माउंट एवरेस्ट की बात करें तो वहां नहीं होगा, ऊंचाई बहुत ज़्यादा होने पर ये नहीं होता है। गुरुत्व केंद्र द्रव्यमान केंद्र क्या आते हैं, वहाँ अलग अलग आ जाते हैं। और अगर छोटी वाली वस्तु है, छोटी वस्तुओं के लिए ऐसा संभव है, तो यहाँ अपन वहाँ डिस्कस इस चीज़ को कर लेंगे कि द्रव्यमान केंद्र और गुरुत्व केंद्र क्या है। तो देखो अपने द्रव्यमान केंद्र की स्थिति की बातें की थी, इसमें अपन ने लिख लिया कि पिंड की प्रकृति पर निर्भर करता है और समांगी पिंडों में उनके ज्यामिति केंद्र पर होता है और असमांग पिंडों के लिए कहीं पर भी हो सकता है। यह आपको स्थिति ध्यान रखनी है। गोले के लिए यहाँ हो गया, और जो त्रिभुज होता है उस त्रिभुज के लिए कहाँ है, उसके केंद्रक पर द्रव्यमान केंद्र होता है। शंकु के लिए द्रव्यमान केंद्र उसके शीर्ष से 3/4h पर, 3/4h या यूं कह सकते हैं आधार से जो ऊंचाई है उसके चौथाई पर होता है। क्षण का द्रव्यमान केंद्र सेंटर में अपन ले दिया है। अब अपन बात करेंगे कि द्रव्यमान केंद्र की स्थिति का जो फॉर्मूला है उसको अपन यहाँ व्युत्पन्न करेंगे, और विशेषकर अपन ये कह सकते हैं असमांगी पिंडों के लिए द्रव्यमान केंद्र की स्थिति, उसके लिए अपन फॉर्मूला निकालेंगे। आप इसे नोट कीजिए जब तक।